सावरकर को कोई गाली दे, तो कोई बहादुर आदमी दे, तो लगता है कि चलो बहादुर आदमी ने गाली दी है। जिनके नाना दादा, जिनकी पूरी नस्ल अंग्रेजों के जूते उठाते उठाते बड़ी हुई हो, वो चिल्ला के कह रहे हैं आई एम नॉट ए सावरकर, आई एम ए गांधी। तुम्हारा बाप, तुम्हारे नाना, तुम्हारे दादा, तुम्हारे खानदान में कोई सावरकर बन ही नहीं सकता। तुम सावरकर के पैर की धूल नहीं हो सकते। लेकिन लगता है उनको कि बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में, जब सावरकर को गाली दी जाएगी तो सत्ता पे चले जाएंगे। वो 2024 के बदलते भारत को नहीं समझ पा रहे हैं कि सावरकर को गाली देने की वजह से सत्ता में वापस आ ही नहीं सकते। आपने 14 में जो माहौल क्रिएट किया, उससे पूरे देश में एक ऐसा मैसेज गया कि जो हमारा अपना है, उसके सामने जो भी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का जवाब उसने उसी भाषा में दिया जो चुनौती 2002 में उनके सामने थी। सनातनी हिंदू 2% सच बोलेगा तो 14 अगले 200 साल तक पैदा होता रहेगा। ग्रेट ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने 2014 में जो भारत में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके बारे में अपने संपादकीय एडिटोरियल में क्या लिखा। हमारे बारे में किसी ने एक ऐसी बात लिखी हो जो हमने सोची नहीं थी, हम उसका नाम लेकर के प्रचार करने से क्यों डरते हैं। सच सच होता है, और हम सच अगर नहीं बोल पा रहे हैं और किसी ने सच लिख दिया है तो उसको इतना चिल्ला चिल्ला के बताइए कि पता चले कि हम कितने आज भी स्वार्थी और मक्कार हैं। 2014 में जब सत्ता बदली, रिजल्ट आया, तो गार्डियन अखबार के संपादकीय ने पहली बार लिखा कि भारत में 2014 में ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी खेप खत्म हो गई और भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। यह आज भी हमारे यहां हिम्मत नहीं है कहने की। अगर गार्डियन दिल्ली से छपरा होता तो हो सकता है कुछ लोग आग लगा देते जाके। इसलिए सच की बड़ी ताकत होती है, देर से ही होती है। और आपने जब दुनिया को बताया कि भारत राष्ट्र को बचाने के लिए अगर 2002 के दंगों में अगर हमारा ये हीरो यही है तो यही प्रधानमंत्री बनेगा, और पूरी दुनिया आपको एक बदले हुए भारत के रूप में देख रही है, क्योंकि आप ही यहां के से निकले हुए एक आदमी ने कहा कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा दे दो। लेकिन एक तीसरा गुजराती आपने 2019 में भेजा, वो एक साथ दोनों गालों पे थप्पड़ मारता है। 2014 के परिवर्तन के बाद जो भी ऐसे आइकॉन थे जिनकी आज भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको दाएं बाएं करके बौना बनाया, खुलेआम डाका डाला, फ्रॉड किया, फरेब किया, और उनको लगा कि किसी तरीके से बड़े महान आदमी को छोटा बता दो, बौना बता दो तो उनका कद बढ़ जाएगा। लेकिन झूठ की एक प्रवृत्ति होती है, उसकी एक टेंडेंसी होती है। बहुत ज्यादा झूठ बोलने से सच मरता नहीं है, और सच को आप कितना भी गहरा दफन कर दें, कितना भी गहरा दबा दें, एक समय आता है वो सच निकलता है और सबसे बड़ी ताकत खड़े होकर बोलता है और दुनिया देखती है। 21 नवंबर 1966 को कांग्रेस पार्टी ने अपने पाप को धोने के लिए
कि गांधी की हत्या में दिल्ली में बैठे हुए लोग शामिल जो थे उनके ऊपर से बेनकाब ना हो जाएं, तो 21 नवंबर 1966 को एक कपूर कमीशन की स्थापना की और सारा दोष सावरकर के ऊपर डाल करके सरकार को क्लीन चिट देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए सावरकर कुछ लोगों के लिए तकलीफ का विषय हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए सावरकर से राजनीति शुरू करते हैं, लेकिन एक चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी उन्हें सावरकर को भूलने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि सावरकर के नाम से कुर्सी नहीं मिली तो सावरकर को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो से हटा दिया। लेकिन अब आपको तय करना है, जो सावरकर को अपना हीरो मानते हैं, आपको तय करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। सावरकर आज के दिन पैदा हुए थे। मैं नहीं जानता कि आप जो घटनाएं दिल्ली में होती हैं उसको किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन हर घटना के पीछे अगर आप ध्यान लगा के देखें, क्योंकि आपके एजेंडे में अगर राष्ट्र है तो आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा, और आपके एजेंडे में यह है कि 2 कौड़ी की एमपी की हमें सीट मिल जाए। एन कैन प्रकार से अपने आइकॉन को गाली दें, अपने बाप दादाओं को गाली दे करके अगर संसद में पहुंचा जा सकता है, ऐसे दलालों से बचते हुए अगर आप में सावरकर के लिए आग है तो उसके लिए महाराष्ट्र में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई है। पहली से दूसरी क्लास का एक सवाल है, यह कोई पूछता नहीं है। हम दुनिया में एकमात्र महामूर्ख लोग हैं जो लिखा है उसकी भी बात नहीं करते हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, हम इससे लड़े उससे लड़े, इनकी पैदाइश की डेट पता कीजिए। 1857 की डेट याद करेंगे तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य की जो पुलिस थी उसमें कुछ भारतीय भी थे। ऐसे हीरोज का नाम हमारे यहां कभी नहीं लिया जाता। 1857 में हम सब एक घटना को पढ़ते हैं और उसको पढ़ के भूल जाते हैं, और जो 1857 में हुआ उसको कैसे भुला दिया गया, डेलिब्रेटली भुलाया गया। उत्तर प्रदेश के शहर बलिया का एक सनातनी हिंदू ब्राह्मण जो कर्म से क्षत्रिय था, जब उसको पहली बार यह लगा कि जिस अंग्रेज की दी हुई बंदूक उसके हाथ में है, अब समय आ गया है कि इस बंदूक का सही इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसने जनेऊ धारण किए हुए उस ब्राह्मण ने यह नहीं सोचा कि मेरा काम पूजा कराना है, मंदिरों में कथा कराना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इस बात से कन्विंस था कि भारत अनादि काल से जाति प्रधान नहीं रहा है, कर्म प्रधान रहा है। और वो जो पूरा सिस्टम था, उस सिस्टम को ब्रिटिश साम्राज्य तोड़ नहीं पाया। समय की मांग हुई, मंगल पांडे जनेऊधारी ब्राह्मण, उसके सामने एक ही लक्ष्य था कि अगर यह क्रांति मैंने यहां से शुरू नहीं की तो इतिहास में मेरा नाम क्या लिखा जाएगा, मुझे कौन अच्छा कहेगा, मुझे कौन बुरा कहेगा।
इसकी चिंता नहीं की, और उसने अपनी बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर के सीने में 5 गोलियां दागी। उस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह हिला दिया था, क्योंकि वो गिनती में करोड़ों नहीं थे। वो जानते थे कि हमारी गिनती कम है। अगर हिंदुस्तान के 5% लोग एक पत्थर भी मारते तो शाम तक अंग्रेज बोरिया बिस्तर बांध के इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। लेकिन वो घटना बस एक रेफरेंस के लिए इस्तेमाल हुई हमारे यहां। लेकिन ब्रिटिशर्स हमारी तरह इमोशनल इडियट नहीं थे। उन्होंने स्टडी की कि अगर एक ब्राह्मण गोली चला सकता है तो ब्राह्मण को यह समाज सबसे उच्च स्थान पर बैठाता है, उसकी बातों का अनुसरण करता है, वो शास्त्र पढ़ाता है। अगर शास्त्र पढ़ाने वाले ब्राह्मण ने बंदूक चला दी है तो यह आग भारत में रुकेगी नहीं। और 1885 में एक ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी। यह दुनिया में पहला ऐसा देश है कि जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, उन्होंने ही एक संगठन बनाया कि इस संगठन के माध्यम से अब तुम हमें इस देश से बाहर निकालो। 5 अध्यक्ष अंग्रेज रहे इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें एक विदेशी महिला जिनको मैं महान मानता हूं, वो एनी बेसेंट भी अध्यक्ष रही 1917 में। और वो कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना पे तब भी चुप्पी साधी थी। और ये कांग्रेस जिसने भारत को आजाद कराया, बाकी लोग तो फिल्में देख रहे थे, वो आजाद करा रहे थे। और भारत की आजादी का श्रेय ऐसे लिया गया जैसे लगता है सब कुछ इन्होंने ही किया। तो बोनो ने अपने लोगों से इतिहास लिखवाया, उसमें सावरकर को एक विलियन बना के पेश किया गया कि विलेन कैसा होता है। और किनको हीरो बनाया? फूल वाले चचा को। और यह गुजरात में कह रहा हूं और पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं, इस महापाप में बापू शामिल थे। मैं बिना तथ्यों के भावनात्मक बात नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं, मैं गुजरात में बड़ौदा में बोल रहा हूं। आपको अपने गुजराती होने का फख्र है, होना चाहिए। यह बात मैं पूरे तथ्यों पे कह रहा हूं, आप जाके ढूंढ लीजिए। बापू ने जो सबसे गलत काम किया, सो सबसे जघन्य अपराध किया। देखिए आज बापू नहीं है, मैं फिर भी उनको बापू कह रहा हूं, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने मिलकर उनको भारत का राष्ट्रपिता बनाया है, ये वो जाने, वो उनके पिता हो सकते हैं। मेरा पिता अगर भारत का होगा तो स्वतंत्र वीर सावरकर होगा। मैं अपने बहादुर आइकॉन को इसलिए नहीं बदल सकता कि किसी ने क्या किया, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने किसी संसद में किसी डॉक्यूमेंट में नहीं देखा कि कौन से डॉक्यूमेंट में, किस संसद में, कौन सी बहस के बाद उनको कहा गया कि ये भारत के पिता हैं। कहां बताया गया, किससे पूछा गया कि इनको भारत का पिता बता दिया जाए। यहां मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि उनको पिता है या नहीं है, लेकिन पिता हैं, अब हैं तो मानिए, लेकिन पिता ने जो किया उसको भी सच सुन लीजिए। 1946 इन घटनाओं का जिक्र अलग अलग आया है ताकि आपको 70-80 साल लग गए उन घटनाओं को जोड़ने का। बहुत सोच समझ करके एक एक शब्द का ध्यान रख करके इस देश के अंदर बैठे हुए अंग्रेजों के दलालों ने गुत्थी को ऐसा उलझाया है कि 70 साल के बाद सुलझ रही है। 1946 जनवरी देश में 15 प्रांतीय असेंबलियों का चुनाव हुआ।
और चुनाव का बेसिस क्या था कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती थी। इस बात को आप रिलेट करेंगे ना हिस्ट्री से, तब समझ में आएगी आज के बच्चों के लिए। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना उसकी नेतृत्व कर रहे थे। उस 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग हुई और उसे सर्वसम्मति से मुस्लिम लीग के उस अधिवेशन में पास किया गया। लेकिन जब 1946 में चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग एक तरफ थी और मुस्लिम लीग के विरोध में दिखाया गया कि यह कांग्रेस पार्टी है। और 15 प्रांतीय असेंबलियों की कुल संख्या 1585 थी सीटों की। तो उसमें यह भी तय हुआ कि 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी जाएं। तो 1585 में से 491 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ। चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती। मुस्लिम लीग के 429 सदस्य जीते और 492 में से 429 निकाल दें, बाकी कांग्रेस पार्टी के मुसलमान जीते। उस इलेक्शन ने इस देश के रहने वाले मुसलमानों के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया कि मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन तो पास कर दिया है, लेकिन वोट की ताकत से पाकिस्तान नहीं मिलेगा। मार्च में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है और वो कैबिनेट मिशन प्लान आते ही पिताजी के कान में बता देता है, क्योंकि 1940 झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर रामगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अब क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने 1946 में क्लियर कर दिया था कि हम सत्ता का हस्तांतरण नेहरू को सौंपेंगे, तो आनन फानन में कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था। अब क्योंकि अध्यक्ष चुना जाना था तो चुनाव होना था। लेकिन यह तथ्य शायद किसी भाषण में नहीं मिलेगा। ताज्जुब की बात है, और वो महान कांग्रेसी जिनका नाम मुझे पता नहीं है, मैं हर मन से कहता हूं जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी ताकत है, जितना मेरे पास समय है, मैं ढूंढ रहा हूं। जिस दिन भी उनके नाम मिल गए पूरे सम्मान के साथ भरी सभा में लूंगा। आप उन कांग्रेसी तो थे, लेकिन वो कितने बहादुर थे। आज की कांग्रेस नहीं जो आलू से सोना बना रही है। ये मैथमेटिक्स यही बता सकते हैं। उस वक्त की कांग्रेस पार्टी में लोग थे, बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, लेकिन बापू उनको नहीं बताना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनने के लिए उम्मीदवार जब कांग्रेस ने भेजे तो आपको ताज्जुब होगा, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार तक नहीं बनाया। उसमें पट्टाभी सीतारमन थे, उसमें सरदार पटेल थे, और उनसे भी बहादुर। लेकिन गांधी जी ने नेहरू को उम्मीदवार न बनाने पर कांग्रेस के अंदर कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है। जो बात दबी छुकी थी वो सार्वजनिक कर दी।
लेकिन उनसे भी महान कांग्रेसी थे। गांधी जी के दबाव में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया, साथ में सरदार पटेल पहले से थे, पट्टाभी सीतारमन थे। लेकिन जिन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया उनसे भी बड़े कांग्रेसी थे। 15 प्रांतीय असेंबलियों से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जो बंद डिब्बे में वोटिंग आई, आज की जनरेशन ये समझती है, जो बेचारे आज की हमारी मैगी जनरेशन है, उनको लगता है कि ये जो ईवीएम हैक हो गई, वो बेचारे 2024 में समझ रहे हैं ईवीएम हैक हो गई। बापू ने 1946 में ईवीएम हैक कर दी थी। जब उनका नाम नहीं आया तो उन्होंने नाम डलवाया, और 15 प्रांतीय असेंबलियों ने जब वोट भेजे, जिस डिब्बे में भेजे, जिस बक्से में भेजे, तो गांधी जी ने अपने सबसे नजदीकी, सबसे भरोसेमंद, जो ये समझते थे कि ये मेरा सबसे प्यारा है तो मेरी बात सुनेगा, ऐसे लोगों को सल्यूट करना चाहिए कि उस आदमी ने जब समय आया तो ना गांधी से अपनी नजदीकियां, गांधी का सम्मान उसने एक जगह रखा और तथ्य के तहत खड़े होकर के सच बोला। उस आदमी को उन्होंने ऑब्जर्वर बनाया। 15 प्रांतीय असेंबलियों के जब वोट की पेटी खुली तो एक वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, 2 वोट उस वक्त भी ऐसे महान लोग थे नोटा में चले गए, और बचे हुए 15 में से 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन गांधी जी ने अपने कद का इस्तेमाल किया, असर्ट किया, क्योंकि मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन प्लान ने पहले ही बता दिया था कि इनके अलावा हमें कोई दूसरा नहीं चाहिए। तो जो आदमी अपनी पार्टी के अंदर अध्यक्ष बनने के लिए कैंडिडेट ना बना हो, जो आदमी अपनी पार्टी के अंदर कैंडिडेट झूठ से बना हो, फिर उसे झूठ से जिताया गया हो, वो आदमी ने 2 सितंबर 1946 को अंग्रेज अफसर लॉर्ड वॉविल द्वारा शपथ दिलाई, और भारत में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइस रॉय, द लास्ट वॉइस रॉय फॉर ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के, तथाकथित आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। जिस देश की नींव में इतना बड़ा घोटाला हो, उनके वंशज ऐसे ही पैदा होते हैं। एक आई हैं, अभी अभी नई नई आई हैं, भाई के साथ काफी कैंपेन कर रही हैं। हर आदमी की अपनी यूएसपी होती है। भाई ने अपनी यूएसपी बता दी है, आलू बेच रहा है। बहन ने भी एक यूएसपी बताने की कोशिश की। उनको लगा कि भारत के लोग अभी भी 1947 में खड़े हैं। जब वो बोलने उतरी पहली बार राजनीति में, तो एक नरेटिव चलाया गया, इनकी नाक इंदिरा से मिलती है, ये जो चलती हैं ये नेहरू जी की तरह चलती हैं। मतलब उनके बाल नानी से मिलते हैं, नाक नानी से मिलती है, चाल नेहरू से मिलती है। फिरोज गांधी का भी कोई कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? सावरकर की नकल करके सावरकर नहीं बन सकते, 14 वाले की नकल करके 14 जैसा नहीं बन सकते। वो मंदिर में जाता है, बाबा विश्वनाथ की विभूति लगा के खड़ा हो जाता है, तो आलू से सोना बनाने वालों ने कहा अच्छा मैं भी जाऊंगा। अब उनको यह समझ नहीं आ रहा कि पैंट के ऊपर शर्ट पे जनेऊ पहनना है या अंदर पहनना है। मंदिर में जा रहा है शिवजी के और पूजा कर रहा है पार्वती की।
पंडित जी कह रहे हैं तुम शिव मंदिर में आए हो, पार्वती मंदिर में नहीं आए हो। तो आप जब राष्ट्र चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, देश चलाने वाली क्वालिटी ढूंढते हैं, तब राम मंदिर का निर्माण होता है, तब भारतीय सनातनी सभ्यता और संस्कृति के पुनर्स्थापना का दौर शुरू होता है। और इसकी पुनर्स्थापना हजारों साल पहले भी हुई थी, शंकराचार्यों के माध्यम से हुई थी। लेकिन हम अपनी आंखों से बहुत सारी चीज देख रहे हैं। इसलिए मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है। यह 3 और 42,000 का झगड़ा नहीं है। जिनको 3 चाहिए उनसे कहें अपना काम करें। सनातनी हिंदू समाज का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। संस्कृति को दोबारा से पुनर्स्थापना के युद्ध में जिन 42,000 मंदिरों को इस्लामिक आताताइयों ने तोड़ा है और 1991 में आपके अपने लोगों की मूक सहमति से एक कानून बना दिया गया कि अब उन 42,000 मंदिरों के ऊपर एक कानून बन गया है जिसे आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के नाम से जानते हैं, कि अब उन पे कोई बात नहीं होगी। संसद में बैठे हुए कुछ लोग और समाज में ढकोसला पीटने वाले लोग अगर ये समझते हैं कि 80 करोड़ हिंदू उनके गुलाम हैं, तो ये युद्ध 42,000 साल तक चले, लेकिन एक एक मंदिर जो हमारी संस्कृति का वाहक है, जो हमारे साइंस का वाहक है, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। ना इसका ठेका पुष्पेन के पास है, न विष्णु शंकर जैन के पास है। जो भी इस युद्ध में लड़ेगा, राष्ट्र उसके साथ खड़ा होगा। किसी अकेले को फैसला करने का अधिकार नहीं है। और आप तो चुन के भी नहीं आए हैं। आपको किसने यह ठेका दिया है? किसी ने नहीं दिया। यह किसी की बपौती नहीं है कि भारत की संस्कृति के बारे में तय करे। अगर मंदिरों पे कोई फैसला होगा तो शंकराचार्य के अलावा किसी की बात नहीं मानी जाएगी। संसद देश चलाने के लिए बनी है। संसद मेरे राष्ट्र की आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों और मान्यताओं के लिए नहीं बनी। मेरी आस्था, मेरी मान्यताएं, मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता राष्ट्र का एक एक आदमी बनाता है और वही जिम्मेदार है। आनंद रंगनाथन ने बिना सत्ता की व्यवस्था की चिंता किए एक किताब लिखी है। मैं उसका प्रचार इसलिए नहीं करता कि वो मेरे दोस्त हैं। मैं इसलिए प्रचार करता हूं, ये किताब जिस दिन भी भारत का सनातनी हिंदू ढंग से पढ़ लेगा तो आपको समझ में आएगा कि इस भारत में, इस संविधान ने, इस संसद ने पिछले 70 सालों में आपको 11वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। लेकिन यह डिबेट क्यों होगी? डिबेट तो इस बात पे होगी कि ये जो सत्ता में बैठा है ये मजबूत है, इसे थोड़ा कमजोर करना है ताकि हमारे पैर नहीं छू रहा है। आजकल ये हमारी चौखट पे नाक रगड़ने नहीं आ रहा है। ये घमंड आपका निजी हो सकता है, राष्ट्र का नहीं है। इस राष्ट्र का एक एक आदमी चाहता है कि वो किसी संगठन के यहां जाए या ना जाए, लेकिन सब चाहते हैं कि इस वक्त जो युद्ध की स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय और भारत के अंदर, उसमें हमें यही वापस चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। इनमें कुछ नियमों का उल्लंघन भी होता हो तब भी ये उल्लंघन राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। इस वक्त पॉलिटिकली करेक्ट नहीं दिखना है, हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे। आप ये तर्क 70 सालों से कर रहे थे, तब आप चुप रहे। आप ये भी नहीं बोले कि हमारी गर्दन क्यों काटी जा रही है। आज आप गर्दन काटने वाले
छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता दिखाई नहीं देते हैं। शाम होने से पहले घर चले जाते हैं कि ये जो गुजराती है 14 वाला, ये थोड़ा सा ठीक ठाक था, 19 वाला ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि गार्डियन में जो कुछ छपा था वो इसलिए सही था कि भारत में पहली बार समाज तय कर रहा है कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, पार्टी नहीं तय कर पा रही। इसलिए आपकी ताकत महत्वपूर्ण है। पार्टी में कुछ लोग दाएं बाएं कर रहे हो, उनको यह मैसेज चला जाए, ये नहीं तो कोई भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपकी देखा देखी दूसरे राज्यों पर असर नहीं पड़ा। आपके बदलाव का कारण है उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही आया है। इसलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ एसोसिएशन, ये बदलाव तब तक जारी रखिएगा। आप महान हैं, आपके संस्कार महान हैं, आप बहुत सच्चे आदमी हैं, बहुत आदर्शवादी आदमी हैं। ये सारे अलंकार परिवार तक सीमित रखिए। वर्तमान परिस्थिति में भारत जिन संकटों के सामने खड़ा है, उस वक्त जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में जवाब देने वाले को चुनिए और इस सिलसिले को रोकिएगा मत। मैं फिर कह रहा हूं, बड़े लंबे समय के बाद आप बदले हैं। आपके बारे में दुनिया क्या सोचती है नहीं सोचती, यह समझ में आ गया कि दुनिया ऐसे ही चलती है। जो लोग दुनिया की राजनीति तय कर रहे थे, उनको G20 में लाइन लगा के खड़ा कर दिया था उसने। और जिन महामूर्ख हिंदुओं को यह गलत फहमी हो गई है, जिनकी सुबह से लेकर शाम तक एक ही समस्या है, पेट्रोल महंगा हो गया है। अरे पेट्रोल नहीं था तब भी हम विश्व के सबसे बड़े वो लोग थे जो आर्थिक स्थिति में कंट्रीब्यूट करते थे। दुनिया की इकोनॉमी में हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस वक्त भी था। पेट्रोल महंगा हो गया, आटा सस्ता हो गया, ये जीवन के हिस्से तो हो सकते हैं, अंतिम पड़ाव नहीं हो सकता। जब आप इससे निकल के बाहर आए तो आप सोचिए कि जो बात आपके मन मस्तिष्क में नहीं थी, कभी आप सोचते नहीं थे कि हम कुछ और भी हैं। आप सोचते थे हमने वोट डाल दिया, सरकार आ गई, सरकार ने कुछ मुफ्त दे दिया, कुछ सरकार ने ये काम कर दिया, अच्छा सड़क बन गई, अच्छा ये हो गया। हम इन्हीं चीजों से खुश रहते थे। हम ये भूल ही गए थे इन 70 सालों में कि हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, पिताजी के नहीं हैं। लेकिन यह कमाल का देश है। हम पेट्रोल और पानी और बिजली और आटा और इसी में हम खप गए 70 साल से। हम किसके वंशज हैं, हम कौन हैं, इसको हमको डेलिबरेटली भुला दिया गया और खुल्लम खुल्ला हुआ। दुनिया में जब विश्वविद्यालय नाम का शब्द नहीं था, जब ये ऑक्सफोर्ड, ये कैम्ब्रिज, ये चवन्नी छाप यूनिवर्सिटीज बनती हैं और हमारे बच्चे समझते हैं कि दुनिया में यही सबसे महान थे। दुनिया जब नहीं जानती थी यूनिवर्सिटी को, तब भी दुनिया में हम ही थे जिसने विश्वविद्यालय का कंसेप्ट दिया, और वो विश्वविद्यालय भारत के ईस्ट में नालंदा के रूप में जाना जाता है। और उस नालंदा विश्वविद्यालय को, क्योंकि एक सोच के लोग रेगिस्तान में पैदा हुए और उनको लगा कि एक किताब आसमान से नीचे आई है बिना कॉरियर के, इसके बाद किसी की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों को किताबों से डर लगता है और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया
4 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में किताबें जलती रहीं। उनको लगता था कि हम संसार की किताबें जला देंगे तो लोगों के पास आखिर में यही किताब मिलेगी और फिर इसे पढ़ेंगे। उन्हीं लोगों ने आज अगर यहां वो बच्चे बैठे हैं जो 15, 20, 21, 22 साल के बच्चे हैं, जो लैपटॉप की दुनिया वाले बच्चे हैं, जो इस संचार क्रांति के दौर में पैदा हुए हैं, उनके लिए है। न नालंदा को जलते हुए मैंने देखा, न नालंदा को जलते हुए आज के बच्चों ने देखा, लेकिन जिस सोच ने नालंदा में आग लगाई थी, उसी सोच ने फ्रांस के अंदर पूरी लाइब्रेरी जलाई है। उनको डर लगता है किताबों से। किताब बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए इतिहास में समय समय पर लोग आए, लेकिन लोगों ने सिर्फ देश चलाया। इसमें योजना बना दो, ये फलानी योजना दे दो, ये ढिमाकी योजना दे दो, इनको अति पिछड़ा बता दो, इनको, ये दुकानें चलती रहीं। लेकिन हम भारत में कम से कम 70 सालों में, मुझसे भी उम्र के बड़े लोग बैठे होंगे, हम पहली बार देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने स्वार्थ से, अपने इंटरेस्ट से ऊपर उठ के देख रहे हैं कि एक राजा देश के साथ साथ इस राष्ट्र की पुनर्स्थापना में लगा हुआ है। 2014 में शपथ लेने के बाद गवर्नमेंट ऑर्डर, पहला जियो पास किया। पता नहीं चला क्योंकि ये खबर नहीं बनती है, इससे अखबार नहीं बिकता है, इससे टीआरपी नहीं मिलती है, आप हम सब के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उसने पहली बार आपके उस मान सम्मान को जो अंग्रेजों ने बड़ी ताकत के बहुत हल्के से चोट पहुंचाई थी, उसने पहला शपथ लेने के बाद गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया और कहा कि अब से भारत का बच्चा अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने पिता का नाम खुद ही अटेस्ट करेगा, कोई और नहीं करेगा। इस बदलाव से आप जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, अगर आप उसे शपथ लेने के बाद वो अंकल सैम के देश नहीं गया, जहां सबसे पहले ड्यूटी बजाने के लिए भारत के नेता जाते हैं, वो सबसे पहले किस देश की यात्रा पे गया बताइए आपको अगर याद हो तो। क्यों गया नेपाल? आपको पता है। इसलिए नहीं गया कि नेपाल हिंदू कंट्री है। नेपाल की यात्रा इन कारणों से बनाई कि नेपाल तो एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पे जा सकता था, लेकिन एजेंडा कुछ और था। अगर वो नेपाल की यात्रा नहीं बनाता तो उसके मतलब, क्योंकि नया नया था, दिल्ली में बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, एक से एक मक्कार बैठा हुआ था। नेपाल की यात्रा की, उसने डेट तय की, और नेपाल में जब घुसोगे तो पशुपतिनाथ का मंदिर है। वो पशुपतिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री के रूप में एंटर हुआ और 40 मिनट की पूजा के बाहर जब निकला तो लाख कोई बहुत बड़ा पंडित, मालाएं बड़े बड़े उसके माथे के ऊपर तिलक लगे हुए थे। ये पूरा जेस्चर लिख लीजिए कि आने वाली नस्लों में ये दर्ज होगा कि उसका ये भाव नहीं था। गुजरात में 15 साल की ट्रेनिंग में आपने ठीक ठाक ट्रेनिंग दी उसको ये पता था कि मैं पशुपतिनाथ मंदिर जा करके रुद्राक्ष पहने हुए, लंबे चौड़े तिलक लगा करके उसको भाईजान को मैसेज नहीं देना था। वो भारत के सोए हुए उन सनातनियों को मैसेज दे रहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री होकर के जब तिलक लगाने से, रुद्राक्ष पहनने से जब मैं नहीं कतरा रहा, तो तुम एक सामान्य भारत सनातनी नागरिकों तिलक लगाने पे क्यों शर्माते हो। ये मैसेज उसने क्लियर दिया। और कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने पशुपतिनाथ देखा, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसे लगा कि कुछ लोग अभी सो के उठे नहीं है, तो शाम को केदार की गुफाओं में फिर बैठ गया जाके। लगातार जारी है। अगर भारतीय सनातनी सभ्यता के पुनरुत्थान में
भारत का प्रधानमंत्री अगर रामलला के मंदिर में दंडवत होकर के 5 मिनट तक लेट सकता है तो फिर आपको कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए, ये बताइए।